स्टूडेंट्स, IIT जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एनटी अभ्यास ऐप में जो जेईई मेन की मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उस टेस्ट पेपर्स का टेस्ट नंबर 3 का मैथ्स वाला पोर्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज। नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है करस्पॉन्डिंग दिस रैंडम वेरिएबल एक्स। कैसे दे रखा है? रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक्स है, -5 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? पी है, -4 करस्पॉन्डिंग 2p है, एंड सो ऑन। कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे पूछा था द वैल्यू ऑफ पी इज, तो पी का वैल्यू क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो डेस्ट हमें मालूम होता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, ये सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इन सबका जो सम आएगा वो एक्चुअली किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट क्या हो गया? जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है सभी का सम कितना आना है? 1 के इक्वल आना है। मतलब p प्लस 2p प्लस 3p प्लस 4p प्लस 5p आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे 6p नहीं दे रखा है ना, 7p यहाँ पर आएगा, 7p 8p 9p 10p 11p प्लस 12p। ठीक है, इन सबका सम कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा ना। अब आप यहाँ से चाहो तो सीरीज का सम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पी तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, और अप टू कहाँ तक आ रहा है? 12 तक आ रहा है। ठीक है, एक बात हम ध्यान रखते हैं, यहाँ पर 6 ऐड कर देता हूँ मैं, और 6 यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। दैट इक्वल्स टू 1। नाउ पी, अब 1 से लेके 12 तक का एक सीरीज का आप सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा। मतलब 12 13 अपॉन में 2 माइनस 6, दैट इक्वल्स टू कितना? 1 आ गया। 12 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 13 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 माइनस 6 दैट इक्वल्स टू 1। तो p 72, p इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/72 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 2 and 5 मिनट एंड द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। और उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना है? 4√3 है। देन पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर एज। तो पेरीमीटर हमसे पूछा हुआ है, क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? पहले तो आप इस पॉइंट को समझो। मान लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरह से दे रखा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। ठीक है, और ये साइड लेंथ हमने मान लिया, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ बी है, ये साइड लेंथ सी है, और ये साइड लेंथ डी है। ठीक है, और मान लो कि मुझे कोसाइन ऑफ एनी एंगल ऐसे लिखना होता है, तो दो फॉर्मूले आप हमेशा याद रखो। पहले तो कोसाइन ऑफ दिस एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अपॉन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड, 2ab प्लस कितना आ जाएगा? अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, सी इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये रहता है, कोसाइन ऑफ एनी एंगल हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर आपको लिखना रहेगा, तो कितना आता है? हाफ, आपकी दो साइड ले सकते हो, इन ए इंटू बी प्लस सी डी, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट प्लस एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, इंटू कितना आ जाएगा? साइन ऑफ, या तो आप साइन भी ले सकते हो या साइन डी, कोई सा भी एक एंगल आप ले लो ना। ठीक, तो इन दो फॉर्मूलों को पहले आप हमेशा याद रखिए इस वाले पार्ट से। अब क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये दे रखा है। ठीक, बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और इसकी दो एडजेसेंट साइड दे रखे हैं, ये साइड लेंथ 2 दे रखा है, ये साइड लेंथ 5 दे रखा है, बीच का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। मान लेते हैं साइड लेंथ x है, ये साइड लेंथ y है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, cos 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, तो 10 आ गया, प्लस इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? x इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, तो cos 60 का वैल्यू कितना आता है? हाफ आता है। ठीक है, तो हाफ तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 4, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो यहाँ तो आ गया 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 प्लस एक्स वाई आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और दैट इक्वल्स टू कितना है? 10 को हमने इस साइड लेके आ गए, तो ये हो जाएगा 19। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन इज दिस, एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कितना रखा है? 4√3 रखा है, तो एरिया कितना आता है? हाफ ऑफ इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो 2 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 10 यहाँ से आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू वाई,
और इंटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ जो बीच का एंगल है कितना 60 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। ठीक, तो इसका एरिया कितना दे रखा है 4√3 यहाँ पर गिवन है। साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। और एक्स इंटू वाई का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स इंटू वाई की अगर वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से हम एक पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 6 यहाँ पुट करेंगे, 6 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, और एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, अब मुझे करना क्या है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या फिर एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर चाहिए। ठीक, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मैं यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, इसको समझो। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। 13 यहाँ पर आ गया, एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 यहाँ पर जब पुट कराओगे तो कितना बन जाएगा 12 में आ जाएगा। 12 को इधर लेके जाओगे तो कितना ऐड हो जाएगा 30 से 25 बन जाएगा। और जब स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गया ना। और मुझे क्या निकालना था पेरीमीटर निकालना था इसका, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 प्लस 5 तो 7 आ गया, और एक्स प्लस वाई का 5 का वैल्यू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है कॉस ऑफ एल एन एक्स, देन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ये आपको बोर्ड वाली बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा ना। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है कॉस ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, ये दे रखा है, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जब आप यहाँ से निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एल एन ऑफ वाई आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एक्स को मैं एक्स अपॉन वाई से रिप्लेस करते हैं। एक्स अपॉन वाई से जब रिप्लेस कराओगे तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई अगर हम जब कैलकुलेट करें, मतलब एक्स को हमने किससे रिप्लेस कराया एक्स इंटू वाई से रिप्लेस कराया, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। लॉग एम एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, लॉग एम प्लस लॉग एन ना। सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें जब आप पुट कराओगे ठीक है तो ये क्या बनेगा एफ एक्स का वैल्यू तो है कॉस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू है कॉस ऑफ एल एन वाई, यहाँ तक तो ठीक है, माइनस ऑफ हाफ। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है कितना एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई का ये वैल्यू आ रहा है। अच्छा, इस वैल्यू को आप चाहो तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई, हमने ऐसे लिखा प्लस साइन, आप लिखोगे फिर आएगा साइन ए साइन बी, तो साइन ऑफ एल एन एक्स इंटू साइन ऑफ एल एन वाई। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से तो ये आ गया ना, इसी में आप प्लस साइन हम आगे लिखेंगे, तो क्या एफ ऑफ एक्स इंटू वाई का वैल्यू ये आ गया, और इसमें आप चाहो तो ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लग जाए कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी जब लगाओ तो कितना है कॉस ए कॉस बी आएगा, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ए यहाँ से आया, कॉस बी यहाँ से आया, माइनस आया साइन ए साइन बी। ठीक है, ए तो हमारे पास कितना एल एन एक्स और बी कितना एल एन वाई है, तो ये वाला पोर्शन तो कट गया। ठीक है, और ये अपना 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम्स जब होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ तो आ गया कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई। ठीक, ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ ये सेम टर्म्स आ जाएगा कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से ये कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इस वाले जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो एक्स से इंडिपेंडेंट जो टर्म है, ठीक है, उसका मुझे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है।
क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने बाइनोमियल में खूब सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, है ना। इनिशियल लेवल पे काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब क्या है, मुझे ये नहीं मालूम कौन सा वाला जो टर्म है वो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी। तो हमने मान लिया कि लेट की जो टी आर प्लस वन है टर्म है, टी आर प्लस वन है टर्म बी द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, तो पहले आप टी आर प्लस वन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी आर प्लस वन जब आप निकालोगे कैसे लिखोगे, 10 लिखोगे, सी यहाँ इस जो भी टर्म लिखा हुआ है सेकंड टर्म आप यहाँ लिखोगे 10 सी आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास, क्या लिखा हुआ, एक्स अपॉन थ्री अंडर रूट में। तो फर्स्ट टर्म पे तो कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हो आप, ये आ जाएगा 10 माइनस आर। और सेकंड जो टर्म लिखा हुआ है, सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ है, रूट थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले ब्रैकेट में नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 10 सी आर तो हमने यहाँ लिखा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन थ्री, पावर में कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन थ्री, पावर में हमने लिख दिया 10 माइनस आर, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखता हूँ तो ये बन जाएगा रूट थ्री पावर आर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर माइनस टू आर आ गया। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 सी आर तो हमने यहाँ लिखा, तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, वन अपॉन थ्री, पावर में कितना आ जाएगा 10 माइनस आर, अपॉन में 2 आ गया, इंटू कितना आ रहा है, एक्स पावर आ रहा है 10 माइनस आर अपॉन में 2। जब बेस सेम सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ माइनस टू आर आ जाएगा, इंटू कितना आ गया, रूट थ्री पावर में आर आ गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, वो टर्म निकालना जो एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स के ऊपर जो भी पोर्शन लिखा हुआ है इसका पावर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक, तो एक्स पावर जीरो मतलब ये वाला टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक्स पावर जीरो बनेगा और उसका वैल्यू आ जाएगा वन। तो फिर अगर क्या कराओगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो 10 माइनस आर अपॉन में 2 माइनस ऑफ 2 आर दैट इक्वल टू कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 आर को इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव प्लस का 2 आर, 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आर, इस आर को उधर ले जाएगा तो 5 आर आ गया। तो 5 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू 2 आया, तो इसका मतलब थर्ड जो टर्म है वो कैसा, एक्स से इंडिपेंडेंट है। बट हमें पूछा क्या है, कोफिशिएंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप लिखोगे आर का वैल्यू 2 आ रहा है तो 10 सी टू, वन अपॉन थ्री आपने यहाँ लिखा, आर का वैल्यू 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 10 माइनस टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 अपॉन टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ गया, और एक और टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है रूट थ्री, पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 सी टू को तो आप कितना लिख सकते हो, 10 9 अपॉन वन डॉट टू यहाँ पे लिखोगे, वन अपॉन थ्री पावर 4 है, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो उससे कैंसिल कराओगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन थ्री क्यू बन गया, मतलब 27 यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर तो कितना बच गया, 5 बच गया, नीचे कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक, तो कोफिशिएंट कितना आ गया, 5 अपॉन 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, इस कर्व से मुझे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। एंड द लाइन मॉड एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, प्लस माइनस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, इस कर्व से मुझे बाउंडेड एरिया। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करा करो और देन सीधा सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x इंटू ई पावर मॉड x। ठीक है, ये दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे करना क्या होगा, जब भी एरिया वाली प्रॉब्लम्स आती है तो आपको पहले उनका ग्राफ बनाना चाहिए। अब बात आती है कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए मतलब थोड़े कुछ ना कुछ पॉइंट समझ लेते हैं हम ना। ठीक है, तो पहला तो हमने देखो ये समझ लिया कि जीरो पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चलो जीरो आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं, तो जब एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कराएंगे तो ये भी इन्फिनिटी बनेगा, ई पार इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, ऑड इवन चेक कर लेते हैं। अगर मान लो कि एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कराता हूँ, ई पावर मॉड एक्स, तो यहाँ तो ई पावर मॉड एक्स ही बन जाएगा और यहाँ माइनस एक्स, मतलब एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ऑरिजिन के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड भी रहेगा। तो ठीक है, इसका एक रफ डायग्राम में बनाता हूँ, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम आ रहा होगा। ठीक, ये आ गया। अब मॉड एक्स इक्वल टू वन है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो अब एक्स इक्वल टू वन का डायग्राम ये आ गया, एक्स इक्वल टू वन ये और माइनस वन ये है ना। ठीक है, इन दोनों से बाउंडेड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया, मतलब इस वाले पार्ट का हमसे एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर, सिमेट्रिक है डायग्राम है ना। ये ड्रॉ करने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं दिख रहा होगा।
पर ये सिमेट्रिक है, तो हम एक काम करते हैं, इधर वाले पार्ट का एरिया निकाल देते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक, तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा 0 to 1 में। आप क्या करोगे, इस कर्व से बाउंडेड एरिया, तो एक्स, तो बाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, इधर की साइड में देखोगे तो एक्स इंटू ई पावर मॉड एक्स है। एक्स इस साइड पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू ई पावर एक्स लिख सकते हैं, तो बाई डी एक्स, तो एक्स बाई डी एक्स ना, ऐसे कुछ लिख दिया। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से इसका आप इंटीग्रेट कराओगे, कैसे, जब बाई पार्ट्स की हेल्प से इंटीग्रेट कराएंगे तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो एक्स को तो आपने बाहर निकाला, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, ई पावर एक्स आता है। ठीक, और आपने यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन आएगा, जो इंटीग्रेशन आपने यहाँ लिखा है वो इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे और इस ओवरऑल पार्ट को फिर से इंटीग्रेट कराएंगे 0 to 1 में। ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया। नाउ टू तो यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 जब पुट कराओगे तो कितना बन जाएगा, ई बन जाएगा, और जब 0 पुट कराएंगे तो फाइनली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो इतना आ गया माइनस साइन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स ही हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे 0 to 1। इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो ये जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, ई माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, बाहर एक ब्रैकेट माइनस साइन है। ठीक है, तो ई माइनस ई तो कैंसिल हो गया और यहाँ बन जाएगा +1। ठीक है, और +1 है तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराओगे फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। एक कर्व ये दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एंड सेकंड कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन। दोनों के बीच का मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं ना, और इसको पहले आप तरीका समझो। तो पहले तो आप इन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करिए ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक, तो अच्छा इसमें एक और पॉइंट आप समझो कि अगर इन दोनों कर्व को अगर समझो कि अगर यहाँ पर मैं x को y से रिप्लेस कराता हूँ और y को अगर आप x से रिप्लेस कराओ, x को y से रिप्लेस कराया तो ये आ गया, y को x को अगर y से रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ y आ जाएगा, y को x से रिप्लेस कराओगे तो ये कर्व आ गया। मतलब x को y से और y को अगर x से रिप्लेस कराओगे तो ये कर्व आ जाएगा। इट मीन कि ये जो कर्व है वो कैसा है, y इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हमें ये मालूम चल गया। सेकंड थिंग, इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, उस तरह का फॉर्मेट है। तब क्या कराओ, x इज इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको ओरिजिन मानते हुए यहाँ पर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये तो ग्राफ आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक, इसका जब आप डायग्राम ड्रॉ कराओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का डायग्राम कुछ ऐसे आएगा। अब क्या y माइनस वन है तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन पे आप ड्रॉ कराओगे तो ये आ जाएगा ग्राफ, कुछ इसका ग्राफ ये आ गया। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन। क्लियर। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ कर होता है, बिटवीन से पैरेलल लाइन से, बिटवीन कॉमन नॉर्मल। मान लो कि एक ऐसा हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है जो इस पे भी नॉर्मल है, इस पे भी नॉर्मल है, और वो यहाँ पर भी नॉर्मल रहेगा ना इस लाइन पर। ठीक, या फिर ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कराएं तो ये दोनों टेंजेंट कैसे हो जाए, पैरेलल आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो तब डिस्टेंस कैसा आएगा, इन दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, y1। ठीक, अब ये पॉइंट निकालते हैं। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, इस लाइन के बराबर आ रहा है। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 1 आएगा, y इक्वल टू एक्स की लाइन है तो। ठीक है, तो हमने कि इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू 1 आ गया, y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2y आ गया। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट x1 y1 पे जब आप स्लोप निकालोगे, x1 y1 पर हमने स्लोप निकाला तो ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है, तो y1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू हाफ आ गया। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हाफ में जब यहाँ पुट कराऊंगा तो ये तो बन जाएगा 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 1/4, मतलब ये आ गया 5/4 आ गया। मतलब इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x का वैल्यू तो हो गया 5/4 और y का वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है ना, मान लो ये पॉइंट बी है तो हमें मालूम है कि ये क्या है, y इक्वल टू एक्स का और मिरर इमेज है, तो आप बोल सकते हो जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे,
अगर इसके अल्फा बीटा है तो इसके आ जाएंगे बीटा कॉमा अल्फा, मतलब 1/2 कॉमा 5/4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ए बी कितना आ जाएगा, √ऑफ 5/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया। नाउ ये 2 टाइम्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, तो यहाँ से आ जाएगा √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी √3 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ गया ना, तो √2 इंटू 3/4 आ गया। तो क्या आंसर आया, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, 3√2/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 3√2/4, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। एक ठीक प्रॉब्लम है, तो आपको ये वैसे क्या है कि जनरली आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है बुक के अंदर मिल जाती है ना और एक नॉर्मल कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, अगर आप लोगों के लिए अगर ये नई प्रॉब्लम है तो। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है माइनस हाफ से प्लस हाफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln ऑफ दिस, है ना। अच्छा, माइनस ए से प्लस ए तक जा रहे हैं हम, मतलब माइनस हाफ से प्लस हाफ। तो आपको मालूम है कि अगर माइनस ए से अगर प्लस ए तक अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, एक्चुअली डिपेंड करता है इस बात पे कि फंक्शन एफ एक्स कैसा है, इवन है या ऑड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इवन ऑड बने, बट इवन ऑड के केस में हमें 2 केस मालूम होते हैं कि अगर मान लो इसकी अगर एफ एक्स इवन हुआ तो उसको तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स 0 to a लिख देंगे एफ एक्स। अगर मान लो ये ऑड हुआ, अगर ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, तो इस वाले केस में मुझे मालूम है कि ln ऑफ समथिंग जो फंक्शन है ये कैसा अपना ऑड फंक्शन है। कैसे, अगर मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपने इसको लिखा ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक, ऐसे कुछ आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो एफ एक्स फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। मतलब जब इसको इसके साथ इंटीग्रेट कराओगे तो यहाँ से तो वैल्यू कितनी आ जानी, 0 आ जानी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को होगा ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया। अच्छा, इसको तो आप ऐसे समझो, ln ऑफ a अपॉन बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ b अपॉन a पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो b इनवर्स और a इनवर्स, तो b इनवर्स को नीचे लेके आओगे तो b बनेगा, a इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो a बन जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस साइन को यहाँ बाहर निकाल दोगे तो -1 इंटू कितना आ जाएगा, ln ऑफ b बाई a आ जाएगा। ठीक, तो ln ऑफ a अपॉन b लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ ln ऑफ b अपॉन a लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आया, मतलब ऑड फंक्शन ये बन गया, इसकी वैल्यू 0। अब क्या बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बच रहा है ना, तो माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, तो माइनस हाफ टू 0 जाते हैं पहले, माइनस हाफ टू 0 में जब जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 dx। 0 टू हाफ तक जब जाते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0.dx यहाँ पर आ गया। ठीक, तो -1 तो बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे -1/2 to 0, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, अपर लिमिट पुट कराएंगे 0, लोअर लिमिट पुट कराएंगे -1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो हाफ बन जाएगा, फाइनली ये कितना आ जाएगा, -1/2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ऑप्शन ए सही है ना। ना अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मंडे। ठीक है, मंडे से हमने क्या किया है, वर्ड्स बनाने विथ और विदाउट मीनिंग। आगे दे रखा है, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स को एक साथ लेते हुए हमें नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अच्छा देखो, इस मंडे को अगर आप देखें, इस वर्ड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें एक खास बात क्या रखी है, जितने भी सारे लेटर्स हैं सभी के सभी डिफरेंट लेटर्स हैं, मतलब 6 डिफरेंट लेटर है।
अगर 6 डिफरेंट लेटर है तो मैं आसानी से किन्हीं भी 4 का सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, 4 का सिलेक्शन आ गया, उन 4 को मैं कितने से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। जितने बेस से सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट हुआ उतने ही तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गया, 64 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 64 को तो आप क्या लिख सकते हो, 62 लिख सकते हैं। 62 को मैं लिख दूंगा 65/12। ठीक है, इसको कितना लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। ठीक, तो अब सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 30 यहाँ से आ जाएगा, 12 इंटू 30 जब कराओगे तो कितना हो जाएगा, 480 आ जाएगा। सॉरी, 12 इंटू जब 30 कराएंगे 360 होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, अच्छा सा प्रॉब्लम था ना, आसान सा है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इफ f of x plus y comma f of x minus y is equal to x into y है, then the arithmetic mean of f of x comma y and f of y comma x, इन दोनों का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, ये जनरली प्रॉब्लम क्या आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा ना, आसान सा प्रॉब्लम है फंक्शंस वाले पार्ट में। अच्छा, आप एक तरीका सीख लो, कभी भी अगर इस तरह का फॉर्मेट दे रखा है f of x प्लस y f of x माइनस सॉरी f of x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई दे रखा है और आपको f of x कॉमा वाई निकालना है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ना, उसका तरीका समझ लो कि इस वाले पार्ट को तो चलो आपने क्या मान लिया, u मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, v एज्यूम कर लिया। मीन्स क्या रहा हमारे पास में, x प्लस वाई का वैल्यू तो u आ गया और x माइनस वाई का वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर लिया, v एज्यूम कर लिया। इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो 2x यहाँ से आ जाएगा और उसका वैल्यू कितना आ गया, u प्लस v आ गया। तो x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 आ जाएगा ना। उन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u माइनस b आ जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, u माइनस b अपॉन 2 आ गया। तो x और y का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इस कैसे करते हैं, जो भी टर्म यहाँ पे दे रखा है इसको आप u और b मानो, फिर आप x और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u और b कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ से आओ तो f ऑफ इस वाले पार्ट को देखो तो u लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को हमने v एज्यूम कर रखा है। तो f ऑफ u कमा b, x का वैल्यू कितना आ रहा है, u प्लस b अपॉन में 2 आ गया। ठीक, ये हमने यहाँ लिख दिया। y का वैल्यू कितना आ रहा है, u माइनस बी अपॉन में 2 आ गया, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। तो f ऑफ हमने u कॉमा बी कैलकुलेट कर लिया, बट मुझे निकालना क्या था, f ऑफ x कॉमा y निकालना था। तो एक काम करते हैं, आप u को x से रिप्लेस कर देते हैं और b को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x कॉमा y, कुछ ऐसे आ गया। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये आ गया। अब ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अगर कभी भी इस तरह के फंक्शंस दे रखे हैं, आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना होता है, उसका अपने आप में एक प्रॉपर एक तरीका होता है ना, जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया हुआ है। इस तरीके को आप ध्यान रखना, जिससे क्या आप इन फ्यूचर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स का अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक और काम करता हूँ, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स निकाल देते हैं। तो वाई कॉमा एक्स कैसे निकालो, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई को एक्स से। तो एक्स को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, तो वाई स्क्वायर, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स बाई 2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप सम निकालोगे तो कैसा रहेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और अपॉन में आप 2 लिखोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आर, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है, बस इसमें कैलकुलेशन है ना। तो क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 आयोटा अपॉन में कितना है, 3 प्लस आयोटा प्लस साइन 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा अपॉन में कितना दे रखा है, 3 माइनस आयोटा, और दैट इज का वैल्यू कितना दे रखा है, आयोटा दे रखा है। ठीक है, मुझे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट।
अब देखो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखा हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ, दोनों का सम है और इक्वल टू एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, मीन्स इक्वलिटी होल्ड हो रही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर आए। तो कंसेप्ट तो यही है, बस आप एलसीएम लोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर इक्वेट करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर इक्वेट करेंगे और देन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम जब आप लोगे तो एक काम मैं ये करता हूँ, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। रियल पार्ट को एक साथ लिखा, एक्स यहाँ पर आया, आयोटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन में, चलो अभी एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, 3 प्लस आयोटा यहाँ लिख दिया, प्लस साइन, इसको मैंने लिखा 2y प्लस आयोटा वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा, पहले 1 लिख लिया, 1 माइनस ऑफ 3y अपॉन में कितना आ गया, 3 माइनस ऑफ आयोटा, दैट इक्वल्स टू कितना है, आयोटा लिखा हुआ है। नाउ आगे काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस आयोटा, एक काम ही करते हैं, मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर देते हैं ना। क्या कराओगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक, आयोटा को आयोटा वाले पार्ट से आप मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है तो +1 हो जाएगा, तो +1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से तो ये आया। अब मैं आयोटा वाला पोर्शन लिखता हूँ, x को जब आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो बन जाएगा ये माइनस आयोटा एक्स ना, आयोटा एक्स ये आ गया। 3 को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा एक्स माइनस 2। ठीक है, ये टर्म आ गया मतलब, है ना। ठीक है, अपॉन में भी लिख लेंगे टर्म्स को, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को जब मल्टीप्लाई करा हुआ है 2y से तो कितना आ जाएगा, 6y यहाँ आ जाएगा। आयोटा वाले पार्ट को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3y यहाँ आ गया। आयोटा वाला पोर्शन और मैं लिख देता हूँ, आयोटा वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 2y आयोटा आ रहा होगा एक तो 2y आयोटा एक तो ये आ गया। ठीक है, एक आयोटा वाला पोर्शन यहाँ से आ रहा होगा 3 आयोटा और 1 माइनस ऑफ 3y। ठीक है, अपॉन में कितना आ रहा होगा, अपॉन में एक टर्म आएगा 3 प्लस आयोटा इंटू आ जाएगा 3 माइनस ऑफ आयोटा और दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा, आयोटा के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इस वाले पार्ट को समझोगे तो कितना लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आयोटा यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इधर तो आ गया 10 आयोटा, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 10 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रियल पार्ट को पहले देख लेते हैं। 3x यहाँ से आ रहा है, x यहाँ से आ रहा है, तो 4x तो यहाँ से हो गया, माइनस का 2 है ना, तो 4x माइनस 2 तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक, अब इधर भी देख लेते हैं, रियल पार्ट कितना आ रहा है, 6y यहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 9y यहाँ पर आ गया और -1। ठीक, तो रियल पार्ट तो इतना आ रहा था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया प्लस साइन। इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, माइनस आयोटा एक्स यहाँ से आया, प्लस 3 आयोटा एक्स यहाँ से आया, तो ये तो क्या बन जाएगा, आयोटा चलो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो ये 2 आयोटा एक्स बना, तो 2x तो यहाँ पर आ गया, आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ कितना बना, माइनस का 6 आयोटा बना, आयोटा हमने कॉमन ले रखा था तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6 आ गया। ठीक है, आयोटा वाला पोर्शन अब यहाँ से लिखते हैं, 2 आयोटा वाई यहाँ लिखा हुआ है, 3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 9y आयोटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -9 और +2 तो -7 बाई आयोटा, तो हमने आयोटा बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर तो आ जाएगा -7y। ठीक है, 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आयोटा यहाँ से आ रहा है, तो आयोटा कॉमन ले रखा है तो +3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दैट इक्वल्स टू कितना है, 10 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लिखा हुआ है तो पॉसिबल कब रहेगा, जब रियल पार्ट के इक्वल आए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4x प्लस 9y माइनस 3 इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 0, एंड जो 2x माइनस 7y यहाँ लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ -3 इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 9y इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आप इसे अपने एंड पे आप सॉल्व कर लोगे, है ना, और चेक कर लीजिएगा ना, कहीं कोई मिस्टेक भी हो तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। बस कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ी लेंदी है ना, जो मैं अभी छोड़ देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट टू ए कर्व, एक कर्व दे रखा है, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट P
मतलब हमने क्या किया, किसी भी कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, पी पॉइंट पे कट कर रहा है। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम जब आप बनाओगे तो ऐसा कुछ है, एक कर्व हमने ले लिया, ऐसा कर्व, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कराया जो इसको पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और कर्व पे मान लिया पॉइंट हमने एक्स वाई ले लिया। टेंजेंट जब आप लिखोगे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर मुझे लिखना होगा तो वो कितना आ जाएगा, एक्स वाई। तो कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ये आ गया, ठीक। तो पॉइंट पी के अगर मुझे लिखना है, फोर पी अगर मुझे लिखना होगा तो कैपिटल, ये बाई एक्सिस पर है ना, बाई एक्सिस पे कट कर रहा है पॉइंट पी पर, तो बाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने जीरो कर दिया, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको जब बदले मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ से आ गया। और इस वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जीरो कॉमा वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हो, ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से पास करता हुआ एक लाइन जो इस टेंजेंट के कैसा है, पैरेलल परपेंडिकुलर है, वो कहाँ से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, ठीक है। मान लो डायग्राम में थोड़ा 1,0 कुछ इस साइड दिखा देते हैं ना, कोई डायग्राम 1,0 से पास कर रहा है, तो डायग्राम आप थोड़ा ऐसे मानो ना, 1,0 अगर है तो, और डायग्राम कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई डायग्राम बनाया, ऐसे कुछ कट किया हमने, ऐसे कुछ आ सकता है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो 1,0 से पास कर रहा है, तो अब एक काम ये करते हैं, इस पॉइंट से पास करता हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। तो हमने एक लाइन लिखा, इक्वेशन ऑफ लाइन वाई माइनस, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन लिखा ना, पी पॉइंट से, वाई माइनस वाई वन, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इंटू में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, वाई माइनस, जब वाई वन लिखेंगे तो वाई वन क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा ना, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक, ये आ गया। अब ये वाला जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, ठीक है। 1,0 तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कैपिटल एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ तो हमने 0 पुट कर दिया, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ गया सॉरी, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। और कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ गया, तो 1 माइनस जीरो मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ अब इसको समझ लो, क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ कहीं आ गया, ठीक, सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक्स इंटू यहाँ क्या बन जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, -1 यहाँ आ गया, क्लियर। अब एक और पॉइंट आप ये समझ सकते हो कि आंसर्स में मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, माइनस साइन से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा कि यहाँ तो बन जाएगा प्लस साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ बन जाएगा प्लस साइन। अब देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, ये मैच कर रहा है, वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। आई होप आपको स्टूडेंट ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा, और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो सॉल्यूशंस को 1 से 2 बार देखो ना, ताकि, क्योंकि अगर आपको दिक्कत कहाँ पर है, आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, अगर आप कंसेप्ट को प्रॉपर सही कर लोगे तो सॉल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक। अगला प्रॉब्लम देख ले, अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं ये, और मुझे निकालना क्या है, समेशन ऑफ डेल्टा फाइंड आउट करना है, ठीक है, डेल्टा आर मुझे फाइंड आउट करना है। आर कैसे, और आर कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के एम तक वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट कभी भी अगर मान लो कोई भी एक डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा आर, और उसका आपको अगर समेशन निकालना होता है, तो समेशन हम निकालते कैसे हैं, इसका आप तरीका समझो ना। तो समेशन ऑफ डेल्टा आर मुझे फाइंड आउट करना है, डेल्टा इधर रखा है, तो जो भी रो वेरी करती है, जैसे मान लो कि इस रो, या तो जो भी रो या जो भी कॉलम वेरी करेगा, समेशन उसी रो में जाएगा, और इसमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ एक ही रो वेरी करनी चाहिए,
मतलब एक ही रो क्या होना चाहिए, ऐसा डेल्टा आर लिखा हो आर का फंक्शन होना चाहिए। जैसे अभी के टाइम पे देखें तो ये कितना है, ये वाला पार्ट जो है कैसा है, आर का वेरिएबल लिखा हुआ है ये वाली रो। जब आप समेशन लगाओगे तो समेशन क्या होगा, इसी वाली लाइन में मूव करेगा। तो समेशन ऑफ 2r माइनस 1 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समेशन यहाँ पर आ जाएगा एम सी आर, ठीक है, और समेशन ऑफ 1 आ जाएगा। और एम कैसे वेरी कर रहा है, सॉरी आर कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के एम तक वेरी कर रहा है। आर कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के एम तक वेरी कर रहा है, और आर जीरो से लेकर एम तक वेरी कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समेशन ऑफ डेल्टा आर समझ में आ गया। अब बाकी क्या है, आर टू और आप आर थ्री को आप एज इट इज यहाँ पर लिख दोगे। आर टू आर थ्री की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। समेशन निकालते हैं, समेशन ऑफ 1 मुझे लिखना है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आप लिख रहे हो, और कितने टाइम से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो जब जीरो पुट कराएंगे तो 1 है ना, 1 पुट कराएंगे तो अगेन 1 आएगा, मतलब कितनी टर्म्स आ रही है, m प्लस 1 टर्म्स आ रही है। तो सभी का जब सम निकालोगे कितना आ जाएगा, m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। एम सी आर, तो ये लिखा हुआ एम सी नॉट, एम सी वन, एम सी टू डॉट डॉट एम सी एम, और इस बाइनोमियल सीरीज का सम कितना आता है, 2 पावर m आता है, ठीक, ये आ गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 2r माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका समेशन मुझे लिखना है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, समेशन ऑफ 2r माइनस 1, तो आप इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2r माइनस समेशन ऑफ 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 2r का वैल्यू जब जीरो पुट कराएंगे तो जीरो से लेकर के m तक जा रहा है, तो जीरो पर तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, अब 2 कहाँ तक जा रहा है, m तक जा रहा है, और ये कितना आ जाएगा इसका सम, m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो 2 यहाँ पर आ गया, इस सीरीज का सम लिखेंगे तो कितना आएगा, m प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस ऑफ m प्लस 1, ठीक, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस 1 को जब आप कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, m यहाँ से बच गया और एक माइनस 1 यहाँ से बच गया, तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज का सम कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा आर, समेशन ऑफ डेल्टा आर हमने जो कैलकुलेट किया वो ये आ गया। अच्छा, सेकंड रो को आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ, m स्क्वायर माइनस 1 2 पावर m और m प्लस 1 लिखा हुआ। थर्ड रो को लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने R3 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया समेशन ऑफ डेल्टा आर। अब हमें ये प्रॉपर्टी मालूम होता है, अगर किसी भी रो या कॉलम के अंदर, ठीक है, मतलब एक डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम होती है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आता है, जीरो होता है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, इफ अल्फा इक्वल्स टू, तो लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू तो दे रखा है साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 दे रखा है। बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 और कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 यहाँ दे रखा है, ठीक है। जो पूछा अल्फा और बीटा में कंपैरिजन करना है, अल्फा बीटा से बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे, या फिर अल्फा बीटा से छोटा होगा, या अल्फा प्लस बीटा का सम 2 पाई आएगा, ठीक है। देखते हैं, पहले सम निकाल के देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जब आप सम करोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अगेन जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लगाओगे तो इसका वैल्यू π/2, फाइनली कितना आ गया, पाई आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, पाई आएगा, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ठीक। अब इनमें से कोई एक छोटा है, कोई एक बड़ा होगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा पाई आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं कैसे, साइन इनवर्स √3/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, √3/2 कहाँ आता है, 60 डिग्री पर आता है, मतलब 60 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/3 आ गया, ठीक, π/3। और ये कितना लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी पॉइंट को समझते हैं, तो ये कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये कहाँ पर आता है, 30 डिग्री पर आता है, मतलब ये वाला पॉइंट तो हो गया π/6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। हाँ, इन दोनों का सम पाई आ रहा है स्टूडेंट, है ना, और ये वैल्यूज कुछ ऐसे आ रही है। अच्छा, इसको आप थोड़ा समझो कि 1/3 है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ना, अल्फा को। तो साइन इनवर्स का ग्राफ तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। 1/2 का पॉइंट हमें मालूम है, 1/2 पर वैल्यू कितनी आती है, 30 डिग्री आती है, ठीक है। तो 1/2 तो हो जाएगा 30 π/3, सॉरी π/6, तो 1/3 थोड़ा पहले आ रहा होगा। तो 1/3 अगर पहले आ रहा होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो कैसा रहेगा, 30 से छोटा होगा, ठीक है।
ये 30 डिग्री से छोटा आएगा, मतलब इसका जो सम है, ये जो वैल्यू आ रही होगी अल्फा जो आया हुआ है, ये तो 60 लिखा हुआ है 30 डिग्री ना, तो ये तो ऑब्वियसली कैसा आएगा 90 से कम आ रहा होगा। ठीक है, 90 से अगर ये कम आ रहा है तो अल्फा अगर 90 से कम है और दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा है कि बीटा जो रहा होगा कैसा रहा होगा, 90 से बड़ा रहा होगा, तो पाई/2 से बड़ा रहा होगा। इट मीन कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा आ रहा है, तो अल्फा इज लेस देन बीटा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? द लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऑफ P if and only if Q। ठीक है, ये दे रखा है, तो P if and only if Q कुछ इस तरह से ना, P implies Q। तो डिस्टेंस तो उसका मीनिंग ये होता है कि ये इधर से इधर ट्रू होना चाहिए और इधर से इधर ये भी, मतलब ये P Q को इम्प्लाइज करना चाहिए, Q P को इम्प्लाइज करना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। मतलब P Q को इम्प्लाइज करना चाहिए एंड Q P को इम्प्लाइज करना चाहिए ना। ठीक है, और बीच में क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए, मतलब इधर से इधर ट्रू होना चाहिए और साथ में इधर से इधर भी ट्रू होना चाहिए, एंड इधर से इधर भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग तो यही रहता है। कोई इस तरह का ऑप्शन दे रखा है क्या? हाँ, ऑप्शन भी इस तरह का दे रखा है। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 10 समथिंग इक्वल्स टू इतना दे रखा है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं वाई अपॉन एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है कैसा लिखा हुआ है? होमोजीनियस फंक्शन लिखा हुआ है, और होमोजीनियस फंक्शन है तो स्टूडेंट ध्यान रखो, उसका जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा वो हमेशा कितना आता है? वाई अपॉन एक्स आता है। होमोजीनियस फंक्शन मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे? एफ ऑफ एक्स को वाई का फंक्शन है, अगर आपने एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस कराया और वाई को अगर मैं लेमडा वाई से रिप्लेस कराऊं, ठीक है, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और लेमडा पावर एन अगर बाहर निकल के आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, जो आप क्या करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखते भी है। ठीक है, तो एफ ऑफ ये होमोजीनियस फंक्शन लिखा हो कैसे? एक्स को आप लेमडा एक्स से रिप्लेस कराओ, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस कराओ, लेमडा क्यूब यहाँ से बाहर आएगा, लेमडा क्यूब बाहर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब फिर से क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, लेमडा पावर 0 बनेगा, मतलब एक तो क्या है? 0 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। और आपको ध्यान रखना है होमोजीनियस फंक्शंस का जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो कितना आता है? ऑलवेज वाई अपॉन एक्स आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सॉरी, ए नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है? इफ ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, मतलब क्या है? ए क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर दे रखा है लेस देन 8, तो ए इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 ये आ जाएगा। ए लेस देन 8 हमें चाहिए। बी इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 7, तो बी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर से लेस देन 7, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करें तो 2 आ सकता है, 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं आ सकता ना, तो ये आ गया, तो बी ये हो जाएगा। ठीक, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है ना, 2 एक लौता ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, तो सेट ए ये हो गया, सेट बी ये आ गया। पूछा क्या है? द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मुझे लिखने हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पावर एम एन, मतलब 2 पावर सेट ए में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो ये कितना आ गया? 2 पावर 9 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था ये, बोर्ड में आप सीखते भी होंगे, बोर्ड में ही सीख जाते हैं, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आपको ना कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 17 समझो। क्या देखा है? फॉर रियल एक्स द फंक्शन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस सी, ठीक, विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड, मतलब इसकी जो ये क्या कर रहा है? सभी रियल वैल्यूज को ले रहा है। ठीक है, इन दैट केस फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक का पॉसिबल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करोगे समझो। हमने क्या किया? इसको y के इक्वल पहले मान लिया, ये लेट y इक्वल टू कितना आ गया? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में कितना आ जाएगा? x माइनस सी आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा और सी इंटू वाई यहाँ पर आ गया। इसको लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी
और साथ में क्या बन जाएगा, ए बी यहाँ पर बन गया। ठीक, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, एक्स की टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, तो माइनस एक्स यहाँ से आया, माइनस वाई आएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस वाई। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, प्लस ए बी यहाँ से आ जाएगा और सी वाई इधर जाएंगे तो प्लस का सी वाई, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक, एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया और एक्स हमारे पास में कैसा रियल है, तो एक्स अगर रियल है तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 करा होगा तो मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आ गया ए प्लस बी प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू कितना आ रहा है ए बी प्लस सी वाई। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर ना, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक तो वाई का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। माइनस यहाँ कितना आ रहा है 4ab, यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ यहाँ कितना जाएगा 4cy। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा, वाई की टर्म को एक साथ लिखते हैं, वाई की टर्म यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपने क्या किया 2y तो यहाँ से कॉमन ले लिया, a प्लस बी तो यहाँ से आया। ठीक है, 2y आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना बच गया माइनस ऑफ 2c, इतना आ जाएगा। इस वाले पार्ट को समझो, तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर आएगा और माइनस 4ab यहाँ लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई कराएंगे तो बनेगा माइनस 2ab। और इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कैसा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अभी क्या लिखा हुआ है, बाई स्क्वायर मतलब बाई में क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और क्या बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन था विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, मतलब बाई मतलब क्या है, बाई की जितनी सारी वैल्यू जा रही है कैसे रियल वैल्यू जा रही है, इट अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, मतलब y बिलोंग्स टू कितना लिखा हुआ है, रियल नंबर लिखा हुआ है। अगर y बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है तो एक क्वाड्रेटिक है जो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो इस तरह का डायग्राम हो सकता है या फिर टच करते हुए जा सकता है। ठीक है, और इस तरह के डायग्राम को होने के लिए डी कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, या फिर डी कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। दोनों को कंबाइन कराऊंगा तो डी कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। आगे हम क्या कंडीशन लगाएंगे, तो डी कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कराएंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी माइनस ऑफ 2c का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा, d लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे ना। देखो 4 तो कॉमन आया, कैंसिल होकर कट गया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ लगा देंगे a प्लस बी। तो जब a प्लस बी करेंगे तो समझो a और a तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, b जब b से ऐड कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -2c यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी तो ये आ गया, a प्लस बी। ठीक है, a और आगे कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b भी ऐड हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 2b। ठीक, यहाँ पर आया और ये कितना लिखा हुआ, -2c। ठीक है, दैट इज कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आगे कट जाएगा, 2 कॉमन लेके कट कर दिया, और एक और काम यहाँ से मैंने c को भी कॉमन ले लिया, तो ये तो कितना आ गया, c माइनस ए, सॉरी माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ से c माइनस ए बना और यहाँ से भी मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये बन गया c माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, इस तरह की ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कराओगे तो फाइनली हम यहाँ से बोल सकते हैं जो c है वो कहाँ लाई करना चाहिए, a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक, अब क्या उसने यहाँ पे दे रखा है, क्या c लाई बिटवीन, हाँ ये वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी बी से बड़ा होना चाहिए या फिर ए से छोटा होना चाहिए। ठीक, सी कहाँ लाई कर रहा है, बी और ए के बीच में लाई कर रहा है, या फिर ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, ये हमें नहीं दे रखा कि ए और बी में कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं सी जो होगा ए और बी के बीच में लाई करेगा, या फिर कह सकते हो बी और ए के बीच में लाई करेगा। कैसे, आपको ये पॉइंट तो मालूम है कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका आप सोल्यूशन क्या लिखते हो, x जो आएगा वो हमेशा क्या करेगा, a और b के बीच में लाई करेगा, मतलब जो नंबर्स रहेंगे a और b के बीच में, मान लो a छोटा है और b बड़ा है तो a और b के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, c a और b के बीच में या फिर b और a के बीच में लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा a और b में कौन छोटा बड़ा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना, सी। और यहाँ पे भी देखा है सी कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इक्वल टू, हाँ
हाँ ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ना आकर के फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी क्या हो सकता है, ए के इक्वल हो सकता है। नहीं सॉरी स्टूडेंट, सी देखो ए के इक्वल हो ही नहीं सकता। सी का वैल्यू अगर ए हो जाएगा तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, एक्स माइनस भी आएगा तो सारी वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, मतलब ये इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्वल टू कैंसिल करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, OPQR is a square. M and N are the midpoint of the side PQ and QR respectively. The ratio of the area of the square and the triangle OMN is. तो हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ द एरिया पूछा हुआ है ऑफ दिस स्क्वायर एंड द ट्राइंगल OMN। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का मुझे ट्राइंगल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो इसको हम देखो ये लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो पहला काम तो आप ये करो, कोऑर्डिनेटर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और ओ को मैं ओरिजिन पे ले लेता हूँ ना। मतलब क्या है कि इन जनरल ऐसे प्रॉब्लम है, ये तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ऐसे, मतलब ऐसे करके आपको एक स्क्वायर दे दिया। ठीक है, OPQR ये दे रखा है हमें, OPQR। ठीक है, PQ का मिड पॉइंट क्या है, M है, इसका मिड पॉइंट M है, इसका मिड पॉइंट N है। ठीक है, QR का मिड पॉइंट N है। अब पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर और साथ में OMN। OMN को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे ही करके, तो एक ट्राइंगल ये बन गया। इस ट्राइंगल स्क्वायर और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। तो डियर इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे कर सकते हो, या तो आप ज्योमेट्री से सॉल्व करो या फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लो। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से अगर सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ को तो ओरिजिन पे ले लिया और यहाँ से आप समझो तो कैसे आसान हो जाएगा, ये P, ये Q, ये R। ठीक है, स्क्वायर है तो मान लेते हैं साइड लेंथ A है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, A,0 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा A,A और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,A यहाँ पर आ जाएगा। M इसका मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A/2, A+A तो 2A, A,A/2 ये इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक, इसका मुझे अगर N क्या है, इसका मिड पॉइंट है, N के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, A+0.2 तो लिखोगे तो A/2 यहाँ से आ जाएगा और A यहाँ पर आ गया। ठीक, ना स्क्वायर का एरिया तो हम आसानी से लिख सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मुझे लिखना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर OPRQ, ये तो ए स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये कितना आता है, हाफ ऑफ X1Y1 ठीक है, तो हाफ ऑफ X1Y1 तो हमारे पास में ये ट्राइंगल ये बन रहा था, तो x1 का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ से लिख लेते हैं, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इसके यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा A/2 और 1 और ये बनेगा अपना A/2, A,1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, हाफ इस रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कराते हैं, तो यहाँ से तो 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, A² माइनस ऑफ A²/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3A²/4 और ये बन जाएगा 3A²/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का जब आप रेशो निकालोगे स्क्वायर टू द ट्राइंगल, तो इन दोनों का जब रेशो लिखेंगे तो A² से A² तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब रेशो लिखेंगे तो फाइनली जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन sin x पावर 4 अपॉन में क्या दे रखा है, cos x पावर 8 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, बहुत ही आसान सी बात है, एक काम करते हैं, cos x पावर 4 इसको देते हैं तो ये तो बन जाएगा tan x पावर 4 और यहाँ आ जाएगा sec x पावर 4 dx। ऐसा कुछ लिख देते हैं, एक sec स्क्वायर x यहाँ से बाहर निकालते हैं, एक sec स्क्वायर x यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एक sec स्क्वायर x हमने बाहर निकाला और एक sec स्क्वायर x यहाँ लिखा और इस sec स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x। ठीक, तो ये तो बन जाएगा tan x पावर 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा tan x पावर 4, ये बन जाएगा tan x पावर 6। ठीक है, एक sec स्क्वायर x अलग दे दिया हमने,
ऐसा कुछ आ गया। अब 10x को आप t मानोगे तो ये वाला पोर्शन dt में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया t पावर 4 और ये बन जाएगा t पावर 6 dt। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t पावर 5/5, ये बन जाएगा t पावर 7/7 प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, और t का वैल्यू कितना है, 10x है, तो 10x पावर 5/5, 10x पावर 7/7, तो यही मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 इज ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, इसका जब डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसे कुछ सर्कल आ जाएगा, सर्कल आ गया 91, तो रेडियस है इसका 9 हो जाएगा, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -9,0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 हमारे पास में एक कॉर्ड दे रखा है। ठीक है, x इक्वल टू 3 एक कॉर्ड है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, x इक्वल टू 3 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा। अच्छा, एक और चीज, ये कॉर्ड है तो अगर यहाँ पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ कराओगे, ये डायग्राम सिमेट्रिक है, तो मतलब टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा। मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, α,0 आ गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, ये जो लाइन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। तो हमसे इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन पूछा हुआ है। ठीक है, जो टेंजेंट्स है इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक काम ही करते हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो पॉइंट निकाल लेते हैं। जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो आप चाहो तो SS1 इक्वल टू t² अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉइंट कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जब आप लिखोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो जब आप लिखोगे सर्कल के रेस्पेक्ट में आप t इज इक्वल टू 0 लगाओगे, एक्स स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कराओगे, x(x1) से, x(x1) का वैल्यू अल्फा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कराओगे y(y1) का वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 81 अपॉन में अल्फा आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया, जबकि दे क्या रखा है, x इक्वल टू 3 दे रखा है। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये दे रखा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 81 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ गया। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू 27 ये आ गया। ठीक, अब मुझे क्या लिखना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 27,0। अब इसी को पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, कितना आ जाएगा, SS1 इज इक्वल टू t²। तो s तो आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 s1 जब आप लिखोगे तो यहाँ पुट कराओगे 27 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 81 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा, t, SS1 इक्वल टू t², और t कितना बनेगा, x स्क्वायर को रिप्लेस कराओ x(x1), तो x(x1) कितना आ गया, 27 आ गया। फिर प्लस y(y1), तो y इंटू 0 यहाँ बना। ठीक है, माइनस कितना है, 81, इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, इसको आप अपने एंड पे कर सकते हो। जब आप जो करोगे फाइनली जो आंसर आएगा वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप चेक कर लेना है इसको। अब आपको प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है ना। ना क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मुझे निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला तो क्या दे रखा है, sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 इज इक्वल टू है sin x इंटू cos x, ये दे रखा है। नाउ स्टूडेंट ये ध्यान रखो, हमें sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखा हमने, cos स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 2 sin x इंटू कितना आ जाएगा, cos x। ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया। आगे 1 माइनस, इसको भी मैंने क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये तो बन जाएगा 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x का होल स्क्वायर, 1/2 हमने यहाँ लिखा, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख दिया, sin 2x लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लोगे आप तो यहाँ तो हो जाएगा 2 माइनस ऑफ, ये बन जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा sin 2x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर ऑफ 2x, सभी टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं, प्लस का ये हो जाएगा sin 2x और माइनस ऑफ 2 यहाँ पर आ गया।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जब फैक्टर कराओगे तो साइन 2x यहाँ आ जाएगा -2 + 2, तो यहाँ लिख देते हैं +2, और साइन 2x -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसके फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ से तो क्या आ गया, साइन 2x का जो वैल्यू है या तो -2 होगा या फिर साइन 2x का जो वैल्यू है वो 1 होगा। ठीक है, -2 तो हो नहीं सकता, सिर्फ तो क्या रहेगा, साइन 2x का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक, अब हमसे पूछा हुआ है इसके सॉल्यूशंस, है ना, किस इंटरवल में पाई से लेकर के 2 पाई तक। x कैसे वेरी कर रहा है, पाई से लेकर के 5 पाई तक वेरी कर रहा है। 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x कैसे वेरी करेगा, ये 2x वेरी करेगा 2 पाई से लेकर के 10 पाई तक। ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है। इस इंटरवल में मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट समझो, 2 पाई मतलब एक राउंड तो उसमें घूम गया, तब वो सॉल्यूशंस काउंट नहीं कर रहा। अगला आपको क्या है, 0 से 2 पाई, अब वो अगले ऐसे राउंड ले रहा है, तो आप चाहो तो देखो, आप टोटल मुझे 2 पाई से लेकर 10 पाई तक जाना है, तो कितने राउंड बनेंगे, 4 राउंड बन रहे हैं हमारे। ठीक है, 4 राउंड बनेंगे, मतलब एक 2 पाई का एक राउंड हो जाएगा, 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई और फिर 10 पाई का। ठीक है, हर एक राउंड में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब साइन एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। साइन एक्स का वैल्यू 1 एक्चुअली कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे 1 आ रहा है। तो एक राउंड जब घूम रहे हैं तब एक सोल्यूशन आया, दूसरे राउंड में भी एक सोल्यूशन आएगा, तीसरे राउंड में एक सोल्यूशन, चौथे राउंड में एक सोल्यूशन आएगा। जो टोटल सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है, तो कितने सोल्यूशंस आ जाएंगे, 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्लियर। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22, इसको समझो ध्यान से। क्या देखा है, ए टावर सस्टेन एंगल अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए बी एंड सी, all lying on a horizontal line through the foot of tower. If AB upon BC is equal to दे रखा है 1 plus P into cos P alpha, then value of P is। ठीक है स्टूडेंट, तो समझो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। क्या दे रखा है, एक टावर है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये टावर ही आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये टावर, हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट है ए बी सी, है ना, उन पर अल्फा बीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। अच्छा आप ये समझो, जब टावर के अब जब यहाँ पर होगा, जो अल्फा एंगल है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेगा, ए यहाँ होगा या फिर पहले होगा। ठीक है, तो अल्फा एंगल जब बना रहा है, मतलब बहुत ही कम एंगल बना रहा है, तो दूर देखने के लिए मुझे कम ही एंगल बनाना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट तो हमारे पास में क्या रहा, ए रहा। ठीक है, दूसरा मुझे अगर एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, ये अपना 2 अल्फा बनेगा, और थोड़ा और एंगल मुझे ज़्यादा चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3 अल्फा होगा। ठीक है, तो जैसे आप पास आते जाओगे एंगल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा और ये 3 अल्फा होगा। तो ए पर तो अल्फा एंगल बना रहा है, बी पर 2 अल्फा और सी पर कितना, 3 अल्फा एंगल उसने बनाया। क्लियर, मान लेते हैं कि डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ठीक, और हमें दे रखा है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए बी लेंथ और बी सी लेंथ का जो रेशियो है वो इस तरह से कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है और ये लेंथ जेड है। ठीक, ऐसा कुछ हमने लिख लिया। नाउ मैं एक काम ही करता हूँ, कंप्लीट ट्राइंगल में हम जाते हैं, कंप्लीट ट्राइंगल में जाते हैं, तो इसकी हाइट को एच मान लिया, तो 10 अल्फा अगर मुझे लिखना होगा तो 10 अल्फा में क्या लिखूंगा, तो 10 अल्फा लिखेंगे अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंथ, और बेस लेंथ कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, तो मतलब यहाँ से अगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर लिखना होगा तो कितना आ जाएगा, एच अपॉन 10 अल्फा, मतलब ये हो जाएगा एच कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे 10 टू अल्फा अगर लिखना है बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल, तो 10 टू अल्फा जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लिखोगे, बेस लेंथ, तो कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एच कॉट ऑफ 2 अल्फा आ जाएगा ना। मुझे 10 3 अल्फा लिख रहे हैं, तो 10 3 अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जेड ये आ गया, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, एच कॉट 3 अल्फा आ गया। ठीक है, तो एच इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू ये आ जाएगा। अब जेड की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच कॉट ऑफ 2 अल्फा माइनस इस वाले पोर्शन को इधर ले गए, एच कॉट ऑफ 3 अल्फा आ गया। अब हमने ये किया, वाई प्लस जेड के वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, तो वहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू हो जाएगा एच कॉट अल्फा। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस एच ऑफ कॉट ऑफ 2 अल्फा। ठीक, ये आ गया, मतलब एक्स का वैल्यू ये आ गया, वाई का वैल्यू ये आ गया। हमसे पूछा गया ए बी अपॉन बी सी, तो हमसे पूछना चाह रहा है
ए बी अपॉन बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। ए बी लेंथ तो एक्स है, बी सी लेंथ कितना वाई है, एक्स अपॉन वाई निकालना है। मतलब एच तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, कॉट अल्फा माइनस ऑफ कॉट टू अल्फा, ठीक है। अपॉन में आपने लिखा एच यहाँ से कॉमन लिया, ये आ जाएगा टू अल्फा माइनस ऑफ कॉट ऑफ थ्री अल्फा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब चाहो तो इस वाले पोर्शन को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो समझो, ये क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगा कॉस था, इधर साइन जाएगा, कॉस से साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ऊपर तो बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखो इस वाले पॉइंट को आप याद रखने के लिए फॉर्मूला आप ये भी ध्यान रखो, आप पहले कॉट ए माइनस अगर आपको कॉट बी अगर आपको लिखना है तो ये कितना आता है, साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन में कॉस अपॉन साइन आप यहाँ लिखते हो, तो ये बन जाएगा साइन ए और ये आ जाएगा साइन बी, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई को अब मुझे सिंप्लीफाई करना रहेगा, तो समझो क्या कर सकते हैं, दिस इज एक्स अपॉन वाई, यहाँ से आप लिखोगे दिस इज साइन ऑफ टू अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे लिखोगे। यहाँ साइन का टर्म आएगा साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ टू अल्फा। इस वाले पोर्शन को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन आपने यहाँ लिखा, इसको लिखेंगे हम थ्री अल्फा माइनस टू अल्फा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ टू अल्फा कॉस अपॉन साइन ना, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थ्री अल्फा आ जाएगा, ठीक। अब देखो ऊपर वाला पोर्शन तो कितना लिखा है, साइन टू अल्फा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, मतलब साइन अल्फा ये लिखा हुआ है, साइन अल्फा ये लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। टू अल्फा से टू अल्फा भी कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन थ्री अल्फा ऊपर जाएगा तो फाइनली ये क्या बनेगा, साइन थ्री अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। साइन थ्री अल्फा को मैं कितना लिख सकता हूँ, थ्री साइन अल्फा माइनस ऑफ फोर साइन ऑफ अल्फा क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस ऑफ फोर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर अल्फा को मैं कितना लिख सकता हूँ, वन माइनस ऑफ कॉस टू अल्फा बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो थ्री माइनस ऑफ टू कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया इसको, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टू अल्फा यहाँ आ गया, ठीक। तो क्या बोल रखा है, इसका जो वैल्यू है कितना है ना, वन प्लस पी इंटू कॉस ऑफ पी अल्फा आ रहा है, देन पी ईच, तो पी कितना आएगा, कंपेरिजन से आप बोल सकते हो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है और प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन भी क्लियर है ना। अच्छे से ट्राई करना है आपको सभी प्रॉब्लम्स को। नाउ अगला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 माइनस सेक इनवर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन टेन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक 9, यहाँ लिखा हुआ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कोसेक 7, कोसेक है ना, कोसेक 7 सिंप्लीफाइज टू ए पाई प्लस बी, ठीक है। सो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ए पाई प्लस बी आ रहा है, तो हमें ए माइनस बी का वैल्यू लिखना है, ए माइनस बी एच, ए माइनस बी क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हो उसका तरीका समझो, कि हमें करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, फाइनली आपको हमें जनरली क्या एक फॉर्मूला मालूम होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कितना आता है, एक्स आता है। बट एक्स कब आता है, जब एक्स इसकी रेंज में लाई करे, मतलब जब एक्स कहाँ बिलोंग करे, माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करे, तभी इसका वैल्यू एक्स आता है, ठीक है। अगर ये एक्स नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करके इस इंटरवल में लेके आते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 8 लिखेंगे, बट 8 क्या इसकी रेंज में नहीं आ रहा, 8 इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इसको मैं 8 नहीं लिख सकता। 8 क्या है, 8 इसकी रेंज क्या है, माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू इसकी रेंज है, 8 को इसकी रेंज में आना चाहिए जो नहीं आ रहा, फिर आप क्या कराओगे, उसको रिड्यूस कराओगे 8 को, मतलब 8 को आप कम कराओगे। अब जब भी आप रिड्यूस कराओगे तो पाई टू पाई थ्री पाई से ही कराओगे, मतलब पाई माइनस 8 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी रेंज में नहीं आएगा ये। टू पाई माइनस 8 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई समथिंग माइनस 8, फिर भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा। 3 पाई माइनस 8 करते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग माइनस 8, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि इसकी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 8 मैंने ऐसे लिखा। अब इसको देख लो मैथमेटिकली सही लिखा है कि नहीं लिखा,
क्योंकि अब साइन ऑफ 3 पाई माइनस 8 देखें तो एक क्वाड्रेंट हमने घूमा, दूसरा क्वाड्रेंट घूमा तो 3 पाई, उसमें थोड़ा सा कुछ कम किया तो 8 है ना, तो क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखे हुए है ना, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का साथ है पॉजिटिव आता है, तो इस ये मतलब यहाँ से यहाँ लिखना है सही लिखा हुआ है। और साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई को मैं क्या लिख दूंगा 3 पाई माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अगला टेन इनवर्स ऑफ टेन टेन, इसको सॉल्व करना है। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन टेन, तो अब टेन इनवर्स ऑफ टेन, टेन का रेंज कितना आता है -5/2 से +5/2 आता है, टेन का होना चाहिए इसकी रेंज में होना चाहिए, तो आप रिड्यूस कराओगे पाई 2 पाई 3 पाई से, तो 3 पाई माइनस 10 करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस 10 करेंगे तो पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट समथिंग क्या रहेगा, नेगेटिव पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो इस रेंज में आ रहा होगा। ठीक है, -5/2 से +5/2 की रेंज में होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ये मैथमेटिकली सही है कि नहीं, 3 पाई माइनस 8 का 3 पाई माइनस 10 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है तो मुझे बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेन ऑफ 3 पाई माइनस समथिंग आप लिखोगे तो माइनस टेन थीटा लिखोगे, माइनस माइनस प्लस मतलब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो माइनस साइन तो आपने बाहर निकाल दिया टेन वर्स ऑफ माइनस एक्स वाले फॉर्मूले से। अब टेन वर्स ऑफ टेन समथिंग कुछ लिखा हुआ था, इसको मैं क्या लिख दूंगा 3 पाई माइनस 10, ये कितना आ गया 10 - 3 पाई। ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका रेंज कितना आता है 0 से लेकर 2 पाई आता है, सॉरी 0 to पाई आता है कॉस इनवर्स का रेंज। तो 12 क्या होना चाहिए, इसकी रेंज में होना चाहिए, तो रिड्यूस कराओ। तो 4 पाई की अगर हम बात करें तो 4 पाई तो कितना होता है 12 पॉइंट समथिंग होता है, तो 4 पाई 4 × 3.14, 12 पॉइंट समथिंग को आप 12 से सेपरेट कराओगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, जो 0 से लेकर पाई की रेंज में आ जाएगा। तो इट मीन कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको 12 को रिड्यूस कराएंगे तो किससे रिड्यूस करना चाहिए आपको 4 पाई - 12, जैसे लिखना चाहिए। अब देख लो मैथमेटिकली सही है कि नहीं। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना आता है कॉस थीटा आता है, मतलब मैथमेटिकली सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा 4 पाई - 12, ये आ गया ना। अगला पॉइंट, सेक इनवर्स ऑफ सेक 9। ठीक है, इसको समझो। अगेन इसका रेंज भी कितना आएगा, सेक इनवर्स का रेंज भी आता है 0 से लेकर के पाई आएगा ना, ये इसका रेंज रहेगा, और पाई/2 नहीं होता है ना इसकी रेंज में। अब 9 को देखो, तो 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 को जैसे 2 पाई की जगह 3 पाई लेते हैं हम, 3 पाई - 9 जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई - 9 पॉइंट समथिंग, -9 कराएंगे तो पॉइंट समथिंग, जो इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 3 पाई - 9, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब आगे लिखोगे तो मुझे मैथमेटिकली बैलेंस करना रहेगा, तो माइनस साइन आप यहाँ लगाओगे। ठीक है, अब सेक इनवर्स ऑफ माइनस ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो इसको क्या लिखोगे पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ समथिंग लिखोगे, और सेक इनवर्स ऑफ सेक लिखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 पाई - 9 आ जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस ऑफ 2 पाई। ठीक, ये आ गया। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 को मुझे किससे सेपरेट करना चाहिए, इसका रेंज कितना आता है 0 से लेकर के पाई आएगा ना, कॉट इनवर्स का रेंज। तो 6 को मुझे पाई की जगह 2 पाई, 2 पाई कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट मैंने क्या लिखा 2 पाई - 6 यहाँ लिखा, बैलेंस करने के लिए बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ -x कितना आता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट को मैं क्या लिख दूंगा 2 पाई - 6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -पाई + 6। ठीक है, इतना आ गया। लास्ट में एक और टर्म कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 7। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 7, तो कोसेक इनवर्स हमने यहाँ लिखा कोसेक 7 को मैं क्या लिखूंगा 7 है ना, इसका रेंज कितना आता है अगेन -5/2 से +5/2 इसका रेंज आएगा। ठीक है, तो 7 इसकी रेंज में लाई करना चाहिए, तो इसको रिड्यूस कराओगे तो 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग, 3 पाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 2 पाई माइनस ही लिखना चाहिए, 2 पाई - 7 है ना। कोसेक ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ, तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस साइन यहाँ पर होगा, कोसेक में जब माइनस साइन बाहर निकालोगे तो डायरेक्ट माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, और 2 पाई - 7 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप सभी वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे और सिंप्लीफाई करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, तो ठीक है कैलकुलेशन आप अपने एंड पे कर लेना। नाउ अगला क्वेश्चन 24 में क्या दे रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू नंबर्स
दो नंबर दे रखे हैं वेयर अल्फा कैसा है, बीटा से छोटा है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट अल्फा बीटा आ जाएगा। एक्सीड द स्मॉलर नंबर अल्फा बाई 12, तो जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या करेगा, अल्फा को 12 से एक्सीड कर देगा। ठीक, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेम नंबर्स, इन सेम नंबर्स का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, इज स्मॉलर बाई 24 देन द लार्जर नंबर बीटा। ठीक है, तो कितना दे रखा है, बीटा माइनस 24 यहाँ दे रखा है। तो हमसे पूछा हुआ देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बीटा माइनस 48 यहाँ लिखोगे। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो यहीं से आ गया, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 25, क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, अगर ये फंक्शन मान लो सब जगह कंटिन्यूस है, इट मीन कि जीरो पर भी कंटिन्यूस होगा। अगर जीरो पे कंटिन्यूस है तो मतलब जीरो पर इसका वैल्यू, जीरो पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है तो मतलब जीरो पर जो इसका लिमिट है वो कैसा आना है, इक्वल आना है। ठीक, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो हमने यहाँ लिखा एफ एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कितना लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, मतलब 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4। अब आगे जब सिंप्लीफाई कराओगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो तो यहाँ लिखा 2 यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन में कितना आ गया, एक्स पावर 4 आ गया। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमने क्या किया, लिमिट लिखा एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर है साइन ऑफ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो 2 यहाँ पर है साइन यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ऑफ, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का टर्म यहाँ पर है, तो हमने क्या किया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का टर्म हमने अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या कराएंगे, साइन एक्स पावर 4 एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये टर्म तो वैसे बैलेंस हो गया, कट जाएगा ना। ठीक, ऐसा कुछ आ गया साइन ऑफ दिस टर्म अपॉन में ऐसे आ गया स्क्वायर, है ना, यहाँ एक्स पावर 4 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ 2 पावर 4 और 2 पावर 4 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो एक्स टेंड्स टू जीरो पर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फाइनली इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1 साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा तो फाइनली ओवरऑल 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 अपॉन 2 पावर 4 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/8 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ 10 के पूछा हुआ है 10 के, तो ये तो जाएगा 1/8, इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये तो हो जाएगा 5/4 आ गया, मतलब 1.125 आ जाएगा ना, सॉरी, तो 5.4 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो 5.4 इसका आंसर आएगा ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब इंटीजर टाइप में है, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो क्या आ जाएगा 5.4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा।